तो फाइनली आज हम लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और इसके बाद आपका एंशिएंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा होगा। और इसके अलावा आपका मध्यकालीन भारत रह जाएगा, वो मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। भाई का अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंस हो तो इतना मैं कह सकता हूं कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता और सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलनी है। आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफ़र्ट डालते रहना, जब तक नहीं होता है ना भाई, जब तक डालते रहना। ये समझ लो कि बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि उसके अलावा मेरे पास कुछ है। अगर कोई लक्ष्य है, एम है, तो वो है आपका गवर्नमेंट जॉब। और जो भी आप फील्ड में हो, वो मतलब लगा देना जी जान, जो भी मेहनत है आपका, सारे के सारे एफर्ट डाल देना। आपका ये समझ लो निकल के ही जाएगा। आप ऐसा मत करना कि आज मैंने एसएससी का कर लिया, कल मैंने बैंक का कर लिया, परसों मैंने कर लिया रेलवे का और इसको भी छोड़ दिया, फिर इसको भी छोड़ दिया, आने वाले टाइम में इसको भी छोड़ दिया। आज किसी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको इसमें भी रिग्रेट होगा कि मैंने प्राइवेट जॉइन क्यों किया। तो है ना, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जो भी आप ये कर रहे हो, एसएससी का ये कर रहे हो, बैंक का किसी का भी कर रहे हो, 101% एफर्ट देना, एक टाइम बाद आपको सफलता मिल जानी है। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक के थ्रू थोड़े बहुत ओपिनियन थे जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। भाई का कंसिस्टेंस रहना, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको कि मतलब आप सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी चीज़ में रहो, किसी भी फील्ड में रहो, एक बार कंसिस्टेंस रहना, ताकि आपको जो भी मतलब करना है वो अचीव करके ही हटो। ऐसा मतलब अपना प्रण बना लो, ऐसा अपना दृढ़ निश्चय बना लो। बाकी का अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आज है पाल वंश और मैं इसको भी कंप्लीट करा रहा हूँगा। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसको भी मैं ख़त्म करा दूंगा। और ऐसा पेड कोर्सेज में ऐसा आपको पेड कोर्सेज में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जो मैं एक फ्री में दे रहा हूँ और पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दिया और आधा हमने पेड डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्री है और फ्री कंटेंट। इसके अलावा जब आप पेपर में देखोगे ना कि यहीं से क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप विश्वास कर पाओगे कि हाँ मैंने कुछ तो कराया है और जिस लेवल का कंटेंट कराया है तो वो शायद आपको पेड में भी ना मिले। भाई का एक बार अगर आपके पास पेड बैच है तो कंपेयर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी रिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर में आता है वही पढ़ा रहा हूँ। और आप ये समझ लो कि काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ शायरिया कर दी, कुछ अलग से ड्रामे कर दिए, मतलब उनका पूरा क्लास में यही चलता है और 1 से लेके 1.5 घंटे की क्लास कर देते हैं और फिर बच्चा सोचता है कि यार इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। भाई का 20 से 22 मिनट में भी आपकी जीके की प्रिपरेशन हो सकती है। और आप खुद देख सकते हो, मैंने 20 या 22 मिनट की वीडियो बनाई। जो बड़े टॉपिक हो जाते हैं उनके लिए 30-40 मिनट लग जाते हैं। अदरवाइज मैं सच बताऊं तो इतने में ही बहुत है। और इसके अलावा शायद ही आपसे पूछा जाए इतिहास के अंदर, एक बार देख लेना, मेरे से भी पढ़ के देख लेना। अगर ना फंसे तो बात करना, मैं आपको अलग से 500 रुपये पेटीएम कर दूंगा अगर ऐसा कुछ आता है। भाई का मेरे को अपने कंटेंट पे भरोसा है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी पे ही 2-2 3-3 बजे तक रातों की नींद काली करके आपके लिए एक कंटेंट बनाता हूँ। कि मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ इर्रेलेवेंट या फिर बेकार चीज़ ना पढ़ानी पड़े, जो भी हो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, आपका टाइम ख़राब ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट की लाइफ में टाइम ही मेन चीज़ होती है और वही मैं सही से यूज़ कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे का वीडियो, 10 घंटे का वीडियो में ये ख़त्म वो ख़त्म, नहीं। जेन्युइन कंटेंट कराऊंगा, आपको पेड से बेहतर कराऊंगा। एक बार मैच करके देख लेना जिस भी पेड ग्रुप में हो। भाई का इतना ही कह सकता हूँ। और आते हैं आज के पाल टॉपिक के ऊपर। और पाल और पल्लव रह गया है, ये भी कंप्लीट करा दूंगा आज ही। तो फिर शुरुआत करते हैं। देखो क्या होता है, पाल वंश की बात करूँ तो फिर पाल डायनेस्टी का शासन जो है वो बंगाल के साइड रहता है और इनकी राजधानी जो होती है वो मुंगेर होती है, ठीक है, पाल वंश की। और संस्थापक कौन होते हैं तो गोपाल। अब इन्होंने गौ नहीं पाल रखी है, पता चले आप सोचे गाय वगैरह पाल रखी है इस वजह से गोपाल, नहीं। पाल वंश का जो संस्थापक होता है, यानी कि इनका जो स्थापना करते हैं तो वो गोपाल करते हैं। भाई अगर मैं बात करूँ तो धार्मिक मत, ये जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को पालन करते थे गोपाल। और इनके जो भी अलग राज्य में वो भी बौद्ध धर्म को ही ज़्यादा मानते हैं। मैं अगर बात करूँ तो प्रमुख शासक है वो उनके कार्य की, तो गोपाल जो है ना, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं आपको ट्रिक बता दूं, थोड़ा अजीब लगेगी, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आप समझ जाओगे। भाई का देखो, गो, ठीक है, और पाल, इनको आप अलग अलग कर दोगे तो फिर क्या हो जाता है, गो से मतलब ओ समझ लो, ये वाला ओदंतपुरी, ओ समझ लो। अब ये समझ लो कि जो गो है ना, उसके दांत बड़े हैं
तो फिर दंत लिख दो, दंत। और जो दंत वाली गाय है ना वो पुरी में रहती है। तो ऐसे करके इजीली आप बना सकते हो कि गोपाल यानी कि गो जो पाल रहा था वो दंतपुरी यानी कि दंत बड़े थे उसके और वो पुरी में रहती थी। तो ऐसे करके आप देखो, ट्रिक ऐसी ही होती है अटपटी अजीब। आप एक दो बार करोगे तो आप समझ जाओगे, और बार बार मतलब करोगे। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप 2 से 3 टाइम तक लिखोगे और उसको रिवाइज करोगे तो समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ऐसे अगर मैं धर्मपाल की बात करूं, तो धर्मपाल कौन होता है? गोपाल का पुत्र। अब इनका भी एक पुत्र हो गया धर्मपाल। और अगर मैं बात तो सबसे महान शासक इस वंश का यही था धर्मपाल। और एक और होता है प्रतापी शासक, इससे भी तगड़ा, ग्रेटेस्ट रूलर कह सकते हो। और इन्होंने शासन किया है वहाँ पे, जो भी होता है बंगाल के टाइम एरिया में। भाईगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। देखो, इनके जो भी तीनों लड़के होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ स्थापना करी होती है, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आता है। विक्रमशिला से अब मैं देखो ट्रिक के याद करवाऊं, तो देखो धर्मपाल है, ठीक है। अब देखो इन्होंने धर्म तो पालेगा नहीं भाई, ठीक है। तो धर्म के लिए उसने विक्रम को रखा है और विक्रम को पाल रहा है, ठीक है। और विक्रम को पाल रहा है ना, तो धर्म इतना दे दिया कि उसका धर्म जो है ना वो शिला से भी ज्यादा बड़ा हो गया। शिला तो मतलब आपको पता हो, बहुत भारी भारी पत्थर होते हैं। तो फिर इसने पाला किसको है? विक्रम को। और विक्रम से रिलेटेड है, विक्रम को इतना धर्म दिया कि उसका शिला जैसा मतलब विशाल वो हो गया विश्वविद्यालय होता है विक्रम शिला। ऐसे करके याद कर सकते हो। तो धर्म ने क्या किया कि इसको इतने ज्यादा धर्म दे दिया कि इसका शिला जैसा हो गया सीन। और विक्रम इसका मतलब पाल रहा था, या फिर विक्रम को ये पाल रहा था, कुछ भी करो, विक्रम को धर्म के नाम पे पाल रहा था। मतलब ट्रिक हो, याद हो जाए ऐसा कुछ। मैंने तो सही बताऊं तो अपने टाइम में ऐसे याद किया था और आसान लगा था मेरे को। इन्होंने विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और त्रिपक्षीय संघर्ष इनके टाइम पे ही होते हैं। पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक कौन था? धर्मपाल। इनके पास इतने ज्यादा धर्म है, इन्होंने त्रिपक्षीय में ही शासन में भाग ले लिया कि आओ हम तुम्हें देखते हैं। उपाधि की बात करूं तो गुजरात के कवि शोंडल ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा है। तो ये पूछा जाता है कि शोंडल ने क्या कहा है आपका धर्मपाल को? तो उत्तरापद का स्वामी कहा है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उत्तरापद का स्वामी किसको बोलते हैं? तो वो धर्मपाल को बोलते हैं। तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस वजह से मैंने ये करा दिया, और पूछा गया था इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। निर्माण की बात करूँ तो इन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। और धर्मपाल ने ही कराया होगा सोमपुर महापेड़ा। अब इसके बाद धर्मपाल के भी पुत्र हो जाते हैं, तो वो देवपाल। इन्होंने देव को ही पाल रखा। मजा आता है कि देखो, सबसे पहले तो आपको गो है, गो भी आपकी माता है। और फिर धर्म है, धर्म के बेस पे आपको खुद ही, धर्म के बेस पे ज्यादातर भगवान का ही काम होता है, और देव के नाम पे भी। तो यहाँ पे देव से रिलेटेड ज्यादा पाल वंश के रिलेटेड है, और ऐसे ही सारे संस्थापक मिलते हैं। ये प्रतापी राजा बोलते हैं पाल वंश का। और इसको उपाधि दी जाती है परम सौगात की। भाई का निर्माण इन्होंने कराया ओदंतपुरी। अब ओदंतपुरी, अब ये कैसे याद करेंगे? तो आपको पता है देव पाल, ठीक है। अब इन्होंने इतने दांत देव पाल लिए कि ओदंतपुरी, ओदंतपुरी तो खैर उसने कराया था ना, गोपाल ने। हाँ सही है, सही है, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण कराया है, यानी कि ओदंतपुरी। अब देखो, गौ के दांत तो वैसे बड़े होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गौ के दांत बड़े हैं। तो इस वजह से देव जो होते हैं ना, यानी कि देवपाल पूरा का पूरा नाम है उनका। तो देवपाल ने क्या किया कि इनके दांत बड़े हैं और ये अलग प्रकार की गाय है। तो बोला कि मतलब प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करा दो, तो क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इससे आप सोचो कितने क्वेश्चन मैं क्लियर करवा दूंगा एक ही। अभी रुको, मैं बता रहा हूँ। तो देव तो आपको लगा है, बहुत सारे देव हैं। देवों ने पाल रखे थे क्या? क्या पाल रखी थी कि ओदंतपुरी। ओदंतपुरी देखा, इनके मतलब पूर्वज के टाइम पे गोपाल जो थे उन्होंने ओदंतपुरी पाल, मतलब ट्रिक के बेस पे समझना, ऐसा कुछ नहीं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, उसमें ही बौद्ध मठ का निर्माण कराया देवपाल ने। तो ये ट्रिक है, थोड़ा ऐसा कह सकते हो। तो क्योंकि देव जो है ना सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मतलब मानते थे, और बौद्ध मठ का निर्माण भी इन्होंने कहाँ कराया? जहाँ पे जो बड़े दांत वाली गाय थी, ठीक है, गौ थी, जिसका निर्माण गोपाल ने कराया था। तो ट्रिक ऐसा है। भाई का विदेशी यात्री की बात करूं तो अरब यात्री सुलेमान देवपाल के शासनकाल में आए थे।
और अंतिम शासक की बात करूँ तो होती है मदन पाल और गोविंद पाल। तो फाइनली आपका कंप्लीट हो जाता है पाल वंश। अब आता है पल्लव वंश के ऊपर। और पल्लव वंश की बात करूँ तो पल्लव वंश इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और पल्लव वंश की बात करूँ तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक होते हैं। बहुत बार के एग्जाम का फेवरेट कह सकते हो इसको कि सिंह विष्णु कौन है, तो पल्लव वंश के संस्थापक है। 575 से 600 एडी तक इनका शासन रहता है। राजधानी कांची रहती है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु का पुराना एरिया भी देख लो, कांची होता है, तो ये ध्यान रख सकते हो आप। भाई का अगर मैं बात करूँ धार्मिक मत की, तो सिंह विष्णु धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जो मैंने ऊपर बताया कि वैष्णव धर्म को मानते थे। नहीं, वैष्णव धर्म को ऊपर का बताया, सॉरी सॉरी, ये यहीं पर लिखा है कि सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को पाल मानते थे, वो मैंने ऊपर बताया। सॉरी। अब मैं अगर बात करूं तो उपाधि की बात करूं तो अवनी सिंह इसका मतलब उपाधि मिलती है। और प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है आपका। और शेर से आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा, चेर, चोल, और मैंने ये पांडे कराया था। क्या इनके आपको प्रतीक चिन्ह ध्यान है? अगर ध्यान है तो फिर भाई लिख दो, और नहीं ध्यान है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, चेर से ध्यान करना, चेर से छेद याद करना। और छेद कौन करता है, तो वो करता है आपका धनुष। और धनुष क्या किया, धनुष ने छेद कर दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते थे। उसके बाद चोल की बात करो तो चोल से चोर ध्यान आते हैं। और को चोर जब कुछ चुरा के भाग जाता है तो उसके पीछे हम कुत्ते दौड़ाते हैं, लेकिन कुत्ते मेरे पास थे नहीं, तो वो थे बाघ यानी कि शेर, ठीक है। तो बाघ आपने दौड़ा दिए तो बाघ किसका चिन्ह हो जाएगा, तो चोल साम्राज्य का। अब रही बात पांडे की, तो पांडे जो होते हैं ना, वो मछली के मतलब जो भी पांडव लोग थे, यानी कि पांडव जो थे, उन्होंने मछली की आंख में तीर मारा था। तो यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह हो जाता है वो मछली हो जाती है। तो ये मैं पुराना पुराना याद कराता रहूंगा जब तक आप याद नहीं कर लेते, तो इस वजह से मैंने ये करा दिया। भाई का राइटिंग के ऊपर मत जाना प्लीज़, क्योंकि मैं आपको इसी वजह से बोल रहा हूँ कि और राइटिंग बहुत बढ़िया अच्छी भी है मेरी, भगवान की दया से इतनी अच्छी है कि मैं शायद वर्ल्ड में टॉप रैंक करूँ, 1 नंबर की। तो प्लीज़ यार, राइटिंग पे कमेंट मत करना। भाई अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़, प्रतीक चिन्ह किसका था, सिंह विष्णु, मतलब जो पल्लव वंश है उनका शेर था, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ध्यान करके जाना। निर्माण देखो कहाँ होता है, मामल्लपुरम तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। आदि वराह मंदिर, मंदिर जब आएंगे तो हम वो पढ़ाएंगे, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और स्टैटिक जीके भी आसानी से कंप्लीट करा दूंगा मैं। बाकी का आते हैं, आदि बरा मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। और दरबारी कवि कौन है, भारवी थे इनके दरबारी कवि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा भी जाता है काफी ज्यादा एग्जाम में। भारवी किसके दरबारी कवि थे, तो वो सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। और सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश के थे, ठीक है। तो भारवी जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम की रचना की, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि कीर्तार्जुनीयम की रचना करी थी। पल्लव वंश के शासक की प्रमुख शासक की बात करूँ तो महेंद्र वर्मन प्रथम होते हैं। और इन्होंने जो है वो मत विलास प्रहसन की रचना की। इसके बाद धर्म की बात करूँ, धर्म परिवर्तन होता है। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म बन गया। पहले मतलब जैन धर्म अपनाते थे सिंह विष्णु के टाइम पे, लेकिन अब मान के चलो महेंद्र वर्मन प्रथम जैसी 600 से 630 वर्ष तक शासन करते हैं, तो उन्होंने फिर अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया। फिर इन्होंने शैव धर्म मानने लगे, और जो मतलब जैन धर्म था उसको मतलब बंद कर देते हैं मानना। उसके बाद बात कर दूं मैं, अब देखो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके युद्ध महेंद्र वर्मन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने हराया। ये शायद मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था, तो वो हराया था पुलकेशन द्वितीय ने उनको हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन जब इतने प्रतापी शासक हर्षवर्धन को हरा दिया, तो पुलकेशन द्वितीय जो है वो अलग लेवल पे ही इनका वर्चस्व था। लेकिन फिर वर्चस्व जब टूटता है, जब महेंद्र वर्मन प्रथम ने इनको जमीन पटक देते हैं, यानी कि हरा देते हैं। और महेंद्र पुलकेशन द्वितीय आपके चालुक्य वंश से थे। तो ये मैं पिछली क्लासेस में कवर करा के आया हूँ बहुत अच्छे से, अगर आपको ध्यान होगा तो आप बता पा रहे होंगे। आगे बात कर तो नरसिम नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 एडी तक इनका शासन रहता है। और युद्ध और उपाधि की बात करूँ तो इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को हराया। अब सोचो, हर बाप का एक पाप होता है, मतलब हर पाप का एक पाप होता है, कुछ भी समझो यार, ऐसा समझो
कि पुलकेशन द्वितीय बहुत क्रूर शासक, इसने अपने चचा की ही हत्या कर दी थी, और जिनका नाम था मंगलेश, और फिर उनको मारने के बाद ये गद्दी पर बैठा था। तो सोचो कितना बड़ा नीच था, लेकिन फिर भी इसकी नीचता इसने महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतलब समाप्त कर दी थी, मतलब पुलकेशन द्वितीय ने हराया था इसको, मतलब हरा दिया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था पुलकेशन द्वितीय ने, ठीक है। और जब पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया तो भाई इसका तो मतलब गुरूर समा ही नहीं समा रहा था। लेकिन फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं तो वो कहते हैं हम ठंडा करते हैं अबे तुम्हारा गुरूर। तो फिर आते हैं, इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को ही हरा दिया और उनको मार भी दिया था। फिर उन्होंने भातापी कोंडा की उपाधि भी धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव वंश से थे 630 से 668 AD तक। भाई का निर्माण की बात करूं तो महाबलीपुरम और जो पुलकेशन द्वितीय था उनका मतलब जो भी वर्चस्व था धरा का धरा रह जाता है। इसी वजह से एक चीज़ सीखनी चाहिए, इससे ताकत पर इतना भरोसा मत करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक टाइम बाद आपको कोई ना कोई परास्त कर ही देगा। तो नॉर्मल रह के जियो, वो बात ज़्यादा बेहतर है। भाई का अगर मैं बात करूँ आगे, तो निर्माण महाबलीपुरम में एकाश एकाश में रथ मंदिर का निर्माण कराया। किसने करवाया वो करवाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। तो ये थे पल्लव वंश से रिलेटेड। और विदेशी यात्री इन्हीं के समय आए थे, चीनी हिनसांग भारत कांची आया था। और कांची कहाँ पड़ता है आपका, तमिल में। तो ऊपर में मैं पढ़ा के आऊँ कि तमिल में पड़ता है आपका कांची, तमिलनाडु पूरा बता दूं तो। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो महेंद्र वर्मन द्वितीय आते हैं 668 से 670 तक। फिर आपके बनते हैं परमेश्वरन वर्मन 670 से 700 तक। और लास्ट में आपका आता है धार्मिक मत, यानी कि शैव के अनुयायी थे, क्योंकि आपको पता है जैन धर्म के अनुयायी थे तो कितने टाइम पे थे, महेंद्र वर्मन के टाइम पे थे, और जैन धर्म उन्होंने चेंज करवा दिया था महेंद्र वर्मन ने, और उसके बाद शैव धर्म अपनाने लगे थे। उसके बाद से जितने भी इसके संस्थापक रहे हैं, जितने भी राजा रहे हैं, वो सारे के सारे शैव धर्म ही अपना रहे हैं। तो फिर शैव धर्म इन्होंने भी अपनाया था। और शैव धर्म जहाँ तक है नरसिंह वर्मन प्रथम ने भी अपनाया होगा, जहाँ तक है इसमें लिखा नहीं है। लेकिन जब ये नीचे आके परमेश्वर वर्मन आते हैं 670 से 700 में, तो ये जब शैव धर्म अपना रहे हैं तो उनको अपनाने में क्या शर्म लग रही थी, बिल्कुल नहीं अपनाए जरूर होंगे शैव धर्म। तो बस यही कहो, सोच के रखना दिमाग में कि जब भी आपका आएगा तो नरसिंह वर्मन से प्रथम से आपको पता है पहले क्या थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने शैव धर्म अपनाया था, ऊपर देख सकते हो, और जैन धर्म को चेंज करने के बाद, ठीक है। तो पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, फिर उसके बाद इन्होंने चेंज करवा दिया अकबर के कहने पे, शैव धर्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद शैव धर्म ही सब कुछ अपना रहे हैं। तो फिर इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया इंटर डिटेल में, ताकि आपको ध्यान रहे। परमेश्वर वर्मन आते हैं 670 से 700 तक, शैव धर्म के अनुयायी थे। और कूराम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मासपुरम में पड़ता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो विद्या प्रेमी होने के कारण विद्या विनीत की उपाधि मिलती है इनको। और नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं 700 से 728 AD तक। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे ही, इनके समय ही अरब आक्रमण होते हैं, और यहीं से आपका मेडवल स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका कंप्लीट जो एंशियंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेडवल स्टार्ट करूँगा, और मध्यकालीन भारत भी मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रहा हूँ। इनको उपाधियाँ मिलती है नरसिंह वर्मन द्वितीय को। उपाधियाँ कौन सी मिलती हैं, तो राज सिंह, आगम प्रिय और शिव भक्त की मिलती हैं। निर्माण की बात करूँ तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, कांची में, और तमिलनाडु में पड़ता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, जो कि आपका शासन कब तक रहता है, 700 से 728 AD तक, ठीक है। और सौर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया, नरसिंह वर्मन द्वितीय। पेपर में पूछा जाता है, ये सारा का सारा स्टैटिक का पार्ट है, मैं सब करा दूंगा। और बस आप पेशेंस रखिए, जैसे एंशियंट कंप्लीट कराया, आप बस दूसरी क्लासेस किसी भी पेड ग्रुप है उनसे कंपेयर कर लेना, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। शायद मेरा कंटेंट थोड़ा आपको ज़्यादा ही चाहे बेशक लगे, बाकी का रिलेवेंट कंटेंट अगर पढ़ना है तो आप जा सकते हो अदर यूट्यूब पर। नंदी वर्मन द्वितीय की बात करते हैं तो 730 से 800 तक आपका AD तक ये रहते हैं। कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया। तो यही इंपॉर्टेंट रहते हैं नंदी वर्मन के बारे में, अगर पूछा जाता है पेपर में। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। अंतिम शासक की बात करूँ तो कंप वर्मा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो
पल्लव वंश होते हैं, तो वो उनका अंतिम शासक कौन होता है, तो वो कंप वर्मा थे। ठीक है, कंप से कब ध्यान क्यों आ रहा है मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 948 से 980 एडी तक रहते हैं और कंप वर्मा के बाद आपका खत्म हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत आ जाता है और थोड़ा सा आप ओवरव्यू जान सकते हो इसके बारे में। इसके बाद तो मैं स्टार्ट कराऊंगा ये चीज़, और जितना भी हो सके ब्रदर रिवाइज करना। रिवाइज के अलावा आपका कुछ नहीं चलने वाला है। काम कंसिस्टेंसी के साथ करना, कोई भी एक भी दिन ब्रेक मत करना। अगर हो भी जाता है गलती से तो अगले दिन उसको रिकवर करने की कोशिश करना। 2 घंटे की बजाय आप 4 घंटे पढ़ना, 4 घंटे की बजाय 8 घंटे, 8 घंटे की बजाय, खैर 16 तो होते नहीं। तो फिर ऐसा कर, फिर सोओगे कब। तो फिर नॉर्मल है, आप ये समझ लो आज नहीं तो कल कंप्लीट कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है जिसमें टाइम इंसान नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नोट्स की बात करो तो फिर मतलब इतिहास का प्रमुख अध्यायों का वर्गीकरण, अब वो आ गया ना मध्यकालीन भारत आपका मेन हिस्ट्री। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका जो टाइम पीरियड रहता है 712 एडी से 1707, यानी कि औरंगजेब के टाइम तक का होता है सीन। औरंगजेब की मृत्यु तक का समय होता है आपका कौन सा, मध्यकालीन भारत। और दिल्ली सल्तनत वगैरह देखने को मिल जाएगी, खिलजी देखने को मिलेगा, लोधी तुगलक देखने को मिलेगा, मुगल हो गया, राणा प्रताप हो गया। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे इधर से। दिल्ली सल्तनत ही आपकी 712 एडी से 1526 एडी तक होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके जो टॉपिक होते हैं मेन, तो भारत पर आक्रमण 712 एडी में होता है। फिर तुर्क आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत समझते हैं, फिर विजय साम्राज्य समझेंगे। उसके बाद आपका मुगल वंश 1526 से 1707, औरंगजेब की मृत्यु तक तो आपका आ जाता है। तो वो आता है मराठा साम्राज्य यानी सिख साम्राज्य। इसके बाद आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन भारत और एंशियंट। एंशियंट तो मैंने आज कंप्लीट करा दिया, और कोई भी दिक्कत लगी हो एंशियंट में तो प्लीज़ कंप्लीट कमेंट जरूर करना। और अगर मैं बात करूँ मध्यकालीन की तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, यानी कि प्राचीन भारत तो मैंने करा ही दिया आपको। अब रह गई है मध्यकालीन की भारत की। तो जैसा मैंने ये कराया उससे ज़्यादा बेहतर मैं इधर कराऊंगा, और ट्रिकों से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें थोड़ी ज़्यादा ट्रिकें डालूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और भर भर के इतना शायद है प्राचीन इतिहास से ना पूछे जितना आपका मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से पूछता है। तो वो सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा। और पेशेंस रखिए, और जितना भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उससे ज़्यादा ही करवाऊंगा। तो इसका मत सोचना कि 20-22 मिनट की वीडियो है तो इसमें क्या ही मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा कि जब भी आप कोई भी टेस्ट दे रहे होगे तो फिर एग्ज़ाम दे रहे होगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और जितने भी टॉपिक कराऊंगा, हिस्ट्री, स्टैटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, जो भी होगा सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे होगे। और अब आपका बस एक ही काम है कि जो भी आपने एंशिएंट पढ़ लिया है उसका रिवाइज करना। आप डेली 1 से 1.5 घंटे तक बैठ जाना और पूरी की पूरी एंशिएंट लगा डालना और ख़त्म कर दिया करना। ऐसा मत करना कि एक दिन में एक पार्ट कर रहे हो, दूसरे दिन में दूसरे पार्ट कर रहे हो, नहीं। एक दिन में सारा का सारा निपटाना। आपको 2 से 3 घंटे लग जाएं या 4 घंटे भी लग जाएं, लेकिन आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होगे, क्योंकि जिस सीक्वेंस से आप याद करोगे ना उस सीक्वेंस में आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक ध्यान रखेगा चीज़ें। मान के चलो 212 के बाद क्या हुआ, फिर 412 में क्या हुआ, तो ये आपको आसानी से याद रखना है। और अगर आपकी कैपेसिटी वैसी नहीं है तो आप डेली एक पार्ट याद कर सकते हो और उससे आगे बढ़ सकते हो। और पेपर ये समझ लो जब आप देखोगे ना तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूर बनी होगी, इसकी मैं एंश्योरिटी दे रहा हूँ। भाई का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले दिन से स्टार्ट करते हैं आपका मध्यकालीन भारत, और ये भी कंप्लीट करा रहूँगा। कोई भी पेड ऐसा नहीं कराएगा कंटेंट, इसका मैं लिख के दे रहा हूँ। 20-20, 22-22 मिनट में आपका सारा कुछ कंप्लीट करा देना। एक बार देख लेना मेरा कंटेंट, उनके कंटेंट से रिवाइज कर लेना, और उनके हावर्स देख लेना, 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो जो होती हैं, और मेरी देख लेना। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल का कंटेंट करा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस।